Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Abdullah and this is our last lecture related to gallbladder pathologies. तो आज हम पढ़ेंगे एडिनोमायोमेटोसिस। ठीक है कि व्हाट इज एडिनोमायोमेटोसिस। अच्छा, एडिनोमायोमेटोसिस वो क्या होता है कि म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया एंड थिकनिंग ऑफ म्यूकोजल लेयर। जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है ना गॉल ब्लैडर की, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है और उसकी थिकनिंग हो जाती है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि अब नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज मतलब ज़्यादा नंबर में टिश्यू ग्रोथ होती है, इसका साइज बढ़ जाता है म्यूकोजल लेयर का। ये हमारे पास होता है एडिनोमायोमेटोसिस। फिर उसके बाद जो इसका साइज बढ़ेगा इनर मोस्ट लेयर का यानी कि म्यूकोजल लेयर का, और ये ठीक होगी, फिर ये हर्निएट करती है अपनी ऊपर वाली लेयर में यानी कि मस्कुलर लेयर में। ठीक है, जो फिर ये जब हर्निएट करेगी उसे हम कहेंगे रोकेटेंस्की एशोफ साइनसिस। ये उसे नाम दिया हुआ है जब ये उसमें हर्निएट करेगी मस्कुलर लेयर में, जब इसमें हाइपरप्लेजिया होगा। फिर जब ये रोकेनेस की एशोफ साइनस मिल जाता है तो फिर ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि ये फिर हमें कंफर्म कर देता है कि ये डिजीज़ एडिनोमायोमेटोसिस है। यानी कि इसका जब तक हमें ये एशोफ साइनसिस नहीं मिलेगा तो हम उसे कंफर्म नहीं कर सकते एडिनोमायोमेटोसिस है। फिर ये इसे रिलेट कर देते हैं जीपी स्टोन के साथ। ये जीपी स्टोन नहीं होता, इसे हमने कंफर्म करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट साइन है जो हमें बताता है कि ये डिजीज़ क्या है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोनोग्राफिक साइन। जब हमारे पास ये बन जाते हैं रोकेटेंस केस ऑफ साइनसिस, हर्निएशन हो जाती है मस्कुलर लेयर के अंदर, तो फिर वहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। जब क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे तो जाहिर सी बात है वो उनका रिफ्लेक्शन भी होगा, शेडो भी होगा और ब्राइट भी होंगे। तो ठीक है, वो ब्राइट रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। और फिर जो एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमें कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो रॉकेटेंस केस ऑफ साइनस में हमें कॉमेटेल आर्टिफैक्ट नजर आते हैं। कॉमेटेल आर्टिफैक्ट इज मोस्ट कॉमन और ऑब्वियस फाइंडिंग है इन एडिनोमायोमेटोसिस के अंदर। ये हमारे हमें मिलती है नियर वॉल ऑफ जीपी। ठीक है, नियर वॉल ऑफ जीपी क्यों मिलेगी? क्योंकि ये मस्कुलर लेयर और उसके म्यूकोजल लेयर के अंदर बनते हैं एडिनोमायोमेटोसिस, उसकी हाइपरप्लेजिया होती है। तो ये जाहिर सी बात है ये हमें नियर द वॉल ऑफ जीपी ही नजर आना चाहिए। फिर उसके बाद ये हमें नजर आता है एनीक्विक बैकग्राउंड। ये कॉमेटेल का बताया हुआ है कि अगर उसके पीछे एनी की कोई चीज़ है तो ही हमें कोई चीज़ ब्राइट नजर आएगी ना। अगर एक चीज़ पहले से ब्राइट है उसके अंदर कोई और चीज़ ब्राइट आ गई तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कॉमेटेल आर्टिफैक्ट क्या होता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है ग्रे स्केल पे जो हमें नजर आता है लाइक अ स्टार। एक लाइन के अंदर कोई स्टार जोन की ब्राइट चमक एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, ऐसे नजर आ रहे होते हैं, इस तरह करके नजर आ रहे होते हैं। कोई जैसे कोई स्टोन पड़ा है तो उसके नीचे हमें ऐसे शेडो मिलेगा। ये समझो स्टोन है तो क्रिस्टल है, ये ऐसे हमें शेडो मिलते हैं, स्टोन के अंदर मिलते हैं और उसके। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो हमें एडिनोमायोमेटोसिस के अंदर मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते ये एडिनोमायोमेटोसिस है, और ये नियर द वाल मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हमारे पास ये रोकेटेंस की एशकोफ साइनसिस बड़ा हो जाता है कि हर्निएशन होती रहती है, लेयर इंक्रीज करती रहती है, हाइपरप्लेजिया ज़्यादा होती रहती है, तो फिर ये अपनी डिफ्यूज हो जाता है, अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेता है लाइक अ सिस्ट या फिर हाइपो इक्विक स्पेस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा होगा ना फिर ये सिस्ट में हमें लगता है कि कोई सिस्ट है या फिर हाइपोइकिक स्पेस है। फिर उसके बाद जो एडिनोमायोमेटोसिस है वो फोकल भी हो सकती है, सेगमेंटल भी हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है, लोकलाइज हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो हमें कंफर्म करता है वो हमारे पास है कॉमेटेल आर्टिफैक्ट और उसके बाद सिस्टिक अपीयरेंस मतलब रोकेटेंस की एशोफ साइनसिस। ठीक है, कॉमेटेल आर्टिफैक्ट हमें मिलना ही चाहिए, जब तक हमें नहीं मिलेगा हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एडिनोमायोमेटोसिस है। फिर अगर हमें रॉकेटेंस की एशोफ साइनसिस मिल जाते हैं तो उसके बाद हमें कॉमेटेल आर्टिफैक्ट मिलेगा ना, तो फिर हम कंफर्म कर देते हैं कि ये हमारे पास डिजीज़ कौन सी है, डिफरेंशिएट हो जाता है स्टोन के साथ और बाकी जो गॉलब्लैडर की पैथोलॉजीज हैं उनके साथ। तो रॉकेटेंस की एशोफ साइनसिस ये हमारे पास बहुत ही छोटा होता है और ये हमें सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब के साथ मिलता है। हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी कि अगर हमने लीवर की या जीपी की वाल वगैरह देखनी हो, सिर्फ वाल हमने स्टडी करनी हो, तो फिर हम इस हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज़ करते हैं ताकि हमें वाल क्लियर नज़र आ जाएं। तो इसमें हम जीपी की वाल डिजीज़ है तो वाल के लिए हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज़ करते हैं ताकि हम साइनसिस जो है हमारे पास बने हैं, सिस्टिक अपीयरेंस है, कॉमेटेल आर्टिफैक्ट है, ये हम चीज़ें स्टडी कर सकें और इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट में रह जाता है पोर्सलिन गॉल ब्लैडर। व्हाट इज़ पोर्सलिन गॉल ब्लैडर? ये होता है कि जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो उसकी जो वॉल होती है हमें नज़र आती हैं ब्रिटल ब्लूइश कलर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पोर्सलिन गॉल ब्लैडर, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये एसोसिएट करता है कि क्रोनिक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जब क्रोनिक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से
उसके साथ एसोसिएट करता है और इसमें 95% चांस है कि हमारे पास स्टोन होगा। मतलब ये पोर्सलिन के साथ हमें स्टोन मिलता ही मिलता है। रेयर केस होते हैं, ओनली 5% चांस है कि स्टोन ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कैल्सिफिकेशन होगी तो फिर जाहिर सी बात है हमें स्टोन मिलना ही है। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमारे पास पोर्सलिन गॉल ब्लैडर होता है तो हमारे पास जो जीपी कार्सिनोमा की चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम कार्सिनोमा की काज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इसमें जो हमारे पास काज है क्रोनिक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन भी काज करता है कार्सिनोमा। तो जब ये एसोसिएट करता है क्रोनिक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन के साथ तो फिर हमारे पास जाहिर सी बात है जीबी कार्सिनोमा के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें 95% स्टोन भी है, ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये पोर्सलिन में होता है कि कैल्सिफिकेशन एक्सटेंसिव हो जाती है और ये होते क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएट करता है और उसमें जीपी कार्सिनोमा के चांस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसके सोनोग्राफिक अपीयरेंस। इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक तो मतलब बिल्कुल कंप्लीट फिल हो गया स्टोन के साथ, और एक जिसमें कैल्सिफिकेशन कम है, स्टोन कम है। ठीक है, अगर हमारे पास जीपी इज डिफ्यूजली इन्वॉल्व विद स्टोन, यानी कि कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो गया स्टोन के साथ, तो फिर हमें कैसे नजर आएगा? इकोजेनिक आर्क विद डेंस पोस्टीरियर शेडो। ठीक है, जब स्टोन होते हैं जाहिर सी बात है ब्राइट हमें नज़र आते हैं। जब पूरा जीपी कंप्लीट हो गया स्टोन के साथ हमें वो पूरा इकोजेनिक एक आर्क नज़र आएगी। ठीक है, हम उसे गैस शेडो वगैरह ये मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करने हैं। फिर हमारे पास जो है पोस्टीरियर शेडोइंग नज़र आएगी, हमें उसकी बैक वॉल नज़र नहीं आएगी जीपी की। ये है हमारे पास जब वो डिफ्यूजली इन्वॉल्व स्टोन। अगर हमारे पास लेस एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन है, यानी कि कैल्सिफिकेशन कम है, कहीं कहीं पे कंप्लीट फिल नहीं हुआ, तो हमें मिलेगा पार्शियल शेडो नजर आएगा। ठीक है, पार्शियल शेडो क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास कंप्लीट जीबी के अंदर नहीं है और पूरा जीबी हमारे पास ब्राइट नहीं हुआ, इसकी वजह से शेडो भी हमारे पास पार्शियल आया है। और फिर इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हमें जो बैक वॉल है वो हमें विजिबल होगी, जो लेस एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन के अंदर बैक वॉल विजिबल होती है। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट में होता है तो जाहिर सी बात है एकदम तो पूरे जीबी में नहीं हो सकता ना, तो ओनली सेगमेंट इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब पहले कोई थोड़ा सा हिस्सा इफेक्ट होगा, फिर ज़्यादा बढ़ता बढ़ता ऐसे। तो कोई भी चीज़ एकदम से पूरी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी करके होती है, वो बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद जो हमने पहले कहा कि कैंसर हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, तो फिर उसके सोनोग्राफिक पेरेंट्स कैसे होंगे? तो जो पोर्सलिन गॉल ब्लैडर की वजह से कैंसर होता है ना, उसको सोनोग्राफिक पेरेंट्स सेम होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैंसर ड्यू टू पोर्सलिन गॉलब्लैडर हैव सेम सोनोग्राफिक अपीयरेंस एज अदर कैंसर। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर जीबी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे किडनी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।